फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमारी एक सीरीज चली हुई थी क्लास 11th की, यूनिट नंबर सेकंड, कौन सी? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज उसका हम 6 पार्ट करने वाले हैं। अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे तो कृपया करके आप प्लीज देख लीजिए, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 6। इसके अंदर, इस पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे भाई? लिमिटेशन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। जो हमने पार्ट 5 के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की थी, उसकी लिमिटेशन करेंगे कि वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। और उसके बाद हम कुछ फिनोमिना देखेंगे, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, जिससे हमें जो हमारी रेडिएशन या फिर लाइट थी उसका वेव नेचर के बारे में पता चलेगा। और हम क्या डील करेंगे भाई? प्लंक्स क्वांटम थ्योरी, जो कि ये बताती है जो हमारा लाइट है, जो हमारी रेडिएशन है, उसका पार्टिकल नेचर है, ठीक है। उसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। जो कि हमें ये बताता है जो हमारा लाइट है, यानी जो हमारी लाइट है या रेडिएशन है, वो पार्टिकल नेचर शो करती है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट नंबर 6। देखो भाई, सबसे पहले हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की लिमिटेशन के अंदर सबसे पहले क्या देखो, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस थ्योरी ने क्या सक्सेसफुल एक्सप्लेन कर दिया था। उसने हमारे पास दो फिनोमिना थे, एक तो हमारे पास था इंटरफेरेंस। कौन सा फिनोमिना था भाई? एक तो हमारे पास था इंटरफेरेंस और दूसरा हमारा था डिफ्रैक्शन। ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे। जो ये दोनों फिनोमिना है, ये जो दोनों फिनोमिना है, ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि जो हमारी लाइट है या फिर रेडिएशन है, वो वेव नेचर शो करती है। कौन सा नेचर शो करती है भाई? वेव नेचर शो करती है, ठीक है। लेकिन है ना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं कर पाई थी। और जो हमारा एक और फिनोमिना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो भी इस वीडियो के अंदर हम डील करेंगे। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये दोनों बिना एक्सप्लेन करने के अंदर ये थ्योरी फेल हो गई थी। क्या हो गई थी? ये जो थ्योरी थी, ये इन दो फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। कौन, किस किस को? एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इस जो हमारी थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इसकी लिमिटेशन है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं कि इंटरफेरेंस होता क्या है, यही देख लेते हैं कि हमारा इंटरफेरेंस होता क्या है। द फॉर्मेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन बिटवीन द वेव ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। देखो इंटरफेरेंस क्या होता है, मतलब हमारे पास दो वेव है। मान लिया मेरे पास एक तो वेव ये है, ये वेव आप ये वेव मान के चलना, ठीक है। ये कि वेव है और ये वेव नंबर 2 है। ये आपस में क्या हो गई भाई? इंटरेक्ट हो गई, जिसके कारण पता है जो ये वेव है इसके पैटर्न डिस्टर्ब हो गए। और जो वेव नंबर 1 है, देखो भाई, ये वेव नंबर 1 है और ये वेव नंबर 2 है। जो हमारे पास इसके पैटर्न है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आकर डिस्टर्ब हो गए बीच में आकर। आपको मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा इंटरफेरेंस फिनोमिना है वो कैसे करता है। मान लिया फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया, कोई भी एक तालाब है, ठीक है, कोई भी एक तालाब है, उसके अंदर आपने दो पत्थर मारे, ठीक है। मान लिया मेरे पास ये एक तालाब है, ठीक है। ये एक तालाब है, यहाँ पर मैंने एक पत्थर मारा और यहाँ पर मैंने एक क्या मारा, उसके अंदर पत्थर मारा। क्या होगा? जब वो पत्थर मारेंगे तो वाटर के अंदर, जो तालाब के अंदर वाटर प्रेजेंट होगा, उसके अंदर वेव बनेगी ऐसे। यहाँ पर भी वेव बनेगी और जो बीच में है ना, एक वेव दूसरे वेव को आपस में इंटरेक्ट करेंगे और वहां पर हमें कुछ पैटर्न देखने को मिलेंगे, जिसे हम इंटरफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। उसी को हम इंटरफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। आप वीडियो के फॉर्म में देखिए एक बार, ठीक है। ये देखो इंटरफ्रेंस जो हमारा कैसे होता है, उसके पैटर्न देखो। ये हमारे पास जो दो वेव हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं और यहाँ पर एक कुछ पैटर्न बन रहे हैं, और वो जो दो वेव आपस में एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रही हैं, उसी को हम क्या कहा जाता है? इंटरफेरेंस। और ये फिनोमिना क्या शो करता है? ये शो करता है जो हमारी लाइट या फिर रेडिएशन है, वो वेव नेचर शो करती है, वो वेव की फॉर्म के अंदर चलती है। देखो भाई, ठीक है। आई होप आपको इस जो पिक्चर है, इस वीडियो है, इस वीडियो से अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखो भाई, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है ये भी हम देखते हैं। ये भी क्या शो करता है भाई? जो हमारी जो लाइट है, रेडिएशन है, वो वेव नेचर शो करती है, ठीक है। इट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ लाइट। देखो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जब भी हमारे पास कोई भी एक लाइट है, अगर उसके पाथ के अंदर कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो जो लाइट है वो कॉर्नर से क्या हो जाएगी भाई? बेंड हो जाएगी। देखो कैसे होगी। मान लिया मैंने ये ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे मेरे पास क्या है भाई? लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट आ रही है ऐसे, और ये इस ऑब्जेक्ट के कॉर्नर को टच करके जा रही है। यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन है, ये जानी तो ऐसे चाहिए थी सीधी, लेकिन ये इस ऑब्जेक्ट को जब टच करेगी तो यहां से जाएगी, ये ऊपर से, ठीक है, ये अपने पाथ से बैंड हो जाएगी। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? डिफ्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों फिनोमिना है जो कि इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन है, ये अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। जो कि ये क्या शो कर रहे थे, जो हमारी रेडिएशन है, जो हमारी रेडिएशन है, लाइट है, वो क्या शो कर रही है? वेव नेचर शो कर रही है, ठीक है।
अब हम करेंगे, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सी थ्योरी आती है जो कि क्या बताती है, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पार्टिकल नेचर शो करती है, ठीक है। वो क्या शो करती है भाई? पार्टिकल नेचर शो करती है। तो इस थ्योरी का नाम था प्लंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लंक्स किस लिए कहा गया? क्योंकि हमारे पास एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था प्लंक्स, उसने ये थ्योरी दी थी जिसका नाम पड़ गया प्लंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। इसका सबसे पहले इसके पोस्टुलेट देख लेते हैं, इसके पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये कह रहा है, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, ये तो हमें पता ही है कि वो एनर्जी की ही फॉर्म होती है, वो रेडिएट एनर्जी की फॉर्म होती है। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, यानी वो रेडिएट एनर्जी की फॉर्म होती है, वो ऑब्जर्व होती है और इमिट होती है। देखो, वो ऑब्जर्व होती है और इमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, दिस इज कॉल्ड क्वांटा। और इन द फॉर्म ऑफ लाइट केस, लाइट के केस में हम इन क्वांटाज को क्या बोलते हैं भाई? फोटोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? फोटोन बोला जाता है लाइट के केस में। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है। मान लिया मेरे पास कोई भी एक सोर्स है, ये मान लिया मेरे पास कोई भी एक लाइट सोर्स है और यहाँ से लाइट निकल रही है, यहाँ से लाइट क्या हो रही है भाई? इमिट हो रही है। तो ये पॉइंट ये बता रहा है कि जो हमारी लाइट है वो कंटिन्यूसली इमिट नहीं होती है, वो स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में क्या होती है भाई? इमिट होती है। और उन स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं? क्वांटा बोला जाता है। और वो लाइट के केस में उन्हें क्या बोला जाता है? अभी फोटोन बोला जाता है। वो कैसे निकलते हैं? जैसे देखो, देखो भैया हमारे पास ऐसे होते हैं, ठीक है। जो हमारी रेडिएशन है या फिर लाइट है, वो ऐसे चलती है, या फिर इन्हें ऐसे भी बना सकते हो आप, ठीक है, ऐसे। तो ठीक है, ये हमारे पास क्या है भाई? ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, जिनको हम क्या बोला जाता है? जिनको हम क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है भाई? अभी तो बताया था, क्वांटा बोला जाता है। अगर लाइट की केस में लेकर चले तो इन्हें फोटोन बोला जाता है, ठीक है। इनकी खुद की एक अन एनर्जी होती है, ठीक है। द पॉइंट नंबर सेकंड क्या है? द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। देखो, मैंने अभी तो बताया था, हर एक क्वांटा की, हर एक फोटोन की अपनी खुद की एनर्जी होती है। और जो वो एनर्जी होती है किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? जितनी जितनी इस लाइट की फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है। देखो, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड या फिर इंसिडेंट लाइट। मतलब जिस लाइट के जो हमारे पास क्वांटा या स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी है, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इन स्मॉल पैकेट ऑफ, इन क्वांटा की एनर्जी, ठीक है। अब जो ये एनर्जी है, ये किसकी एनर्जी है भाई? इन स्मॉल पैकेट ऑफ क्वांटा, इन स्मॉल पैकेट ऑफ फोटोन की एनर्जी है भाई ये। और ये किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? फ्रीक्वेंसी। जो हमारी जिस एनर्जी के, जिस रेडिएशन के ये पैकेट्स हैं, उसी की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाते हैं, और यहाँ पर हम एच लगाएंगे भी। एच यहाँ पर है हमारे पास प्लंक्स कांस्टेंट, देखो ये लिख रखा, एच इज द प्लंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू हमारे पास ये याद रखनी है, ये आपके न्यूमेरिकल में काम आएगी, ठीक है। अगर हम जूल पर सेकंड, जूल सेकंड के अंदर लेकर चले तो 6.626 इंटू 10⁻⁻³ जूल सेकंड। अगर हम किलो जूल सेकंड के अंदर लेकर चले तो क्या होगी? 3.99 इंटू 10⁻13 मोल इनवर्स, ठीक है। आई होप आपको ये दो पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है, देखो भाई इसका थर्ड पॉइंट क्या कर रहे थे हम? द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड और ऑब्जर्व्ड बाय ए बॉडी इज सेम एज होल नंबर ऑफ क्वांटा, ठीक है। जो हमारी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो किसी भी बॉडी के द्वारा ऑब्जर्व की गई हो या फिर इमिट की गई हो, ये किसके बराबर होती है? जो वुल नंबर है, जो कि एन है यहाँ पर, ये हमारे पास वुल नंबर है यहाँ पे 1 2 3 ऐसे आएगा, ठीक है। 1 2 और 3 ऐसे बोल सकते हैं। देखो ये लिख रखा मैंने, ठीक है। वो इन क्वांटा की वुल नंबर के बराबर होती है, ठीक है। हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे किसी ने 2 क्वांटा या 2 फोटोन एनर्जी इमिट की, 2 फोटोन एनर्जी ऑब्जर्व की, ऐसे बोल सकते हैं। इस पॉइंट का मतलब ये है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इंपॉर्टेंट है भाई, ये पेपर में पूछ सकते हैं। देख लेते हैं भाई क्या होगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लैक बॉडी होता क्या है, ये भी पता चल जाएगा। An ideal black body may be defined as a perfect observer or a perfect emitter of radiations, which mean that it emit and observe radiations all frequencies which fall on its surface। देखो भाई, परफेक्ट ब्लैक बॉडी हम किसे कहेंगे? मान लिया मेरे पास कोई भी एक ये है, ये कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी कब कहेंगे? कब कहेंगे भाई? मान लिया मैंने इसके ऊपर कोई भी लाइट इंसिडेंट की, लाइट इंसिडेंट की, और ये हमारे पास लाइट थी, व्हाइट लाइट थी। कौन सी लाइट थी भाई? ये व्हाइट लाइट थी, ठीक है। ये व्हाइट लाइट थी और मैंने इस बॉडी के ऊपर इंसिडेंट कर दी।
क्या ये इस व्हाइट लाइट के अंदर हमें बताया है, जब देखो जब हम प्रिज्म से देखते हैं, आप कभी लेबोरेटरी के अंदर गए हुए होंगे तो देखना, व्हाइट लाइट के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे कलर्स होते हैं जो हमें प्रिज्म से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो व्हाइट लाइट के अंदर क्या हो गए, बहुत सारे कलर है। तो ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी कब कहलाएगी, जब ये सारे के सारे जितने भी फ्रीक्वेंसी के कलर है सबको ऑब्जर्व कर ले और सभी कलर को क्या कर दे भाई, ट्रांसमिटेंस कर दे या फिर इमिट कर दे, उस केस में ही इसको परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहेंगे, ठीक है। और वो किस केस में होगी, मतलब और ये किस प्रकार से इमिट करेगी, ये इन द पैटर्न ऑफ वीआईबी गोयर, देखो कल भी बताया था, वीआईबी गोयर, यहाँ पे वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर ये इमिट करेगी, ठीक है। अगर ये सारी लाइट इमिट कर रही है, सारे फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट कर रही है, तो इसको हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहेंगे। तो सेकंड पॉइंट देखो, एनी बॉडी विच कैन ऑब्जर्व ऑल कलर रेडिएशन एंड इमिट ऑल कलर ऑफ रेडिएशन कॉल्ड ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। एंड रेडिएशंस विच आर इमिट, ऐसे रेडिएशन जो कि किसी ब्लैक बॉडी से इमिट होती है उसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ तक। अब है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा किसने ऑब्जर्व किया था शुरुआत के अंदर, हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हर्ज, और कब ऑब्जर्व किया था, ये 1887 के अंदर ऑब्जर्व किया था। अब इसके अंदर क्या था, when radiation of a certain minimum frequency are incident on a metal surface, electron are emitted। कहने का मतलब ये है, मान लिया मेरे पास कोई भी एक मेटल का सरफेस है, मान लिया ये किसी मेटल का सरफेस है, और अगर मैं इसके ऊपर रेडिएशन को डालूंगा, अगर मैं किसी भी रेडिएशन को इसके ऊपर इंसिडेंट करूंगा, लेकिन ये रेडिएशन एक मिनिमम अमाउंट, मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट इसके ऊपर, इसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन इमिट हो उसके। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, मान लिया मेरे पास कोई भी एक मेटल की सरफेस है, उसके ऊपर मैं क्या करवाऊंगा, रेडिएशन को इंसिडेंट करवाऊंगा, तो उस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, अभी इजेक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, अभी इजेक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगे। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये मैंने बता दिया था। अब देखो थर्ड पॉइंट, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल आर कॉल्ड वर्क फंक्शन। देखो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप किसी भी फ्रीक्वेंसी, किसी भी एनर्जी की लाइट को किसी भी मेटल सरफेस पर डाल देंगे और उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ एक फिक्स अमाउंट की मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है, जिसको हम वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद करना है, एक नंबर में आ सकता है डिफाइन वर्क फंक्शन, ठीक है, या फिर डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर हम उस एनर्जी से नीचे गए, अगर हम उस एनर्जी से नीचे गए तो हमारे पास मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो उस एनर्जी को क्या बोला जाता है भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। हमारे पास इंसिडेंट लाइट की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी, कुछ ना कुछ एनर्जी होनी चाहिए। द इंसिडेंट रेडिएशन में भी एक्सरे हो सकती है, यूवी लाइट्स हो सकती हैं, विजिबल लाइट हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग लाइट का यूज किया जाता है, क्योंकि अलग अलग लाइट की हमारे पास अलग अलग क्या होती है भाई, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। मान लिया यूवी रेज है, उसकी हायर एनर्जी होगी, तो अलग अलग मेटल के लिए, मान लिया किसी मेटल के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग रेज का अलग अलग वेव्स लेते हैं, अलग अलग रेडिएशन लेते हैं इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाने के लिए, ठीक है। देखो एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, अगर हमारे पास अल्कालीज मेटल हो, लाइक हमारे पास, अगर हमारे पास सोडियम या फिर पोटेशियम मेटल हो, उसके लिए उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए हम विजिबल लाइट का यूज करते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास कोई भी मेटल लाइक हमारे पास जिंक हो या फिर मैग्नीशियम हो और डी ब्लॉक का एलिमेंट हो, तो हमारे पास यूवी रेडिएशन का यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है भाई, ठीक है। तो देखो ये एक सेटअप है, किसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप है। क्या हो रहा है, जब हम लाइट है हमारे मेटल सरफेस पर डाल रहे हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है तो हमारे पास ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से हमें एमीटर के अंदर करंट शो होगा। अगर करंट शो होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो, तो हम ये समझ जाएंगे कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, सर्किट कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो फ्लो होने लग जाएंगे ना। और ऐसा करंट, ध्यान से सुनना, वो करंट जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रोड्यूस होते हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, ठीक है। अब हमारे पास देखो, मैंने जो बताया था, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द करंट इज जनरेटेड ड्यू टू द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जनरेट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और जो करंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जरिए प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं भाई, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ लॉज है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक जो हमारा एमिशन होगा वो किस किस बात पर डिपेंड करेगा।
देखो भाई, सबसे पहले लाज के अंदर है, सबसे पहले हमारे पास इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मेटल। मेटल का नेचर कैसा है, देखो मैंने पहले ही बताया था, अलग अलग मेटल के लिए हम अलग अलग इंसिडेंट रेडिएशन का यूज करते हैं, ठीक है। किसी के लिए यूवी रेज का, किसी के लिए एक्स रेज का, किसी के लिए माइक्रोवेव, ठीक है, किसी के लिए आईआर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग मेटल के लिए हम अलग अलग थ्रेशोल्ड एनर्जी की जरूरत पड़ती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ी है, इसलिए नेचर ऑफ मेटल पर डिपेंड करता है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, द photoelectric effect will takes place only if frequency of incident light is above the certain minimum frequency। ये मैंने बता दिया था, और उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। अब दूसरा हमारे पास इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, देखो भाई हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, जब हमारे पास यहाँ से किसी भी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो वो हमारे पास जीरो से जीरो टू जीरो टू मैक्सिमम हमारे पास क्या, मैक्सिमम एनर्जी अपने अंदर लेकर चलते हैं। मतलब उनकी जो वेलोसिटी होगी वो जीरो से मैक्सिमम होगी, ठीक है। जो या फिर वेलोसिटी या फिर काइनेटिक एनर्जी होगी, वो क्या होगी भाई, जीरो से मैक्सिमम होगी। मतलब ऐसा होगा, कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम एनर्जी लेकर चल रहे होंगे, और बहुत सारे ऐसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो मैक्सिमम एनर्जी लेकर चल रहे होंगे, ठीक है। तो वो किस बात पर डिपेंड करता है, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, हमारी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। चाहे चाहे इंटेंसिटी कितनी भी हो, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट्स है वो हमारा है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होता है भाई, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक फिक्स टाइम के अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लिया मैंने इंसिडेंट लाइट की क्या बढ़ा दी भाई, इंटेंसिटी बढ़ा दी। मैंने इंसिडेंट लाइट की, मान लिया ये लाइट है, इसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ा दी। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है कि मेरे पास नंबर ऑफ वेव्स हैं वो ज्यादा बनने लगेगी, ठीक है। तो क्या होगा, एक फिक्स टाइम के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इजेक्ट होने लगेंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, चाहे फ्रीक्वेंसी कितनी भी हो, ठीक है। इसका मतलब ये है, देर इज ए नो टाइम गैप बिटवीन द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड द इंसिडेंट ऑफ लाइट। जो हमारे पास, जब हम इंसिडेंट लाइट करेंगे किसके ऊपर, सरफेस ऑफ मेटल के ऊपर, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन को इजेक्शन होगा, इसके बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं होता है। ये सारी प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती है भाई, ठीक है, साइमल्टेनियसली होती है। जैसे ही हमारे पास लाइट इंसिडेंट हुई मेटल की सरफेस के ऊपर, तुरंत इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये इंपॉर्टेंट है भाई पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में पढ़ा, और थ्योरीज के बारे में पढ़ा, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ा। तो जो हमारे नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टॉपिक्स है, वो आगे फर्दर वीडियो के अंदर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।